अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जी जनाब, हाउ वाज द टेस्ट टुडे? कुछ चेहरे उदास लग रहे हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, क्या चक्कर है? चलें की डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने उदास रहते हैं, कितने खुश होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, जी, which of the following cannot be a scalar quantity? तो कैन नॉट पे जोर है, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज अ कांस्टेंट स्केलर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर, सो द आंसर इज डी। डी फॉर डॉक्टर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is the unit of electric intensity? तो अगेन आसान सवाल है। यस, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 3, the electric flux through a surface will be minimum। तो मिनिमम जब थीटा कितना होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा ए, जब थीटा 90 डिग्री होता है। अब यहां सरफेस की बात हुई है या एरिया की बात हुई है? तो इन्होंने कहा व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ सरफेस, तो ये थीटा ही दे दिया डायरेक्ट उन्होंने, तो आपको इसमें घूमने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री, cos 90 0 होता है। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ए, 90 डिग्री। क्वेश्चन 4, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज थोड़ा सा घुमा के पूछा है, बात वही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी फोर्स अपॉन चार्ज। तो ये किसकी इक्वेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बी फॉर बॉय। Question number 5, the electric flux through a closed surface depends upon। एक closed surface पे से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? The electric flux through a closed surface depends upon। अब 4 ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, तो चारों ऑप्शंस एक एक करके देख लेते हैं, नीचे से चलते हैं। डी, एरिया ऑफ द सरफेस। तो क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स एरिया पर डिपेंड नहीं करता। द शेप ऑफ द सरफेस, शेप पे भी डिपेंड नहीं करता। पोजीशन ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सेंटर पे चार्ज या कहीं भी है उस पे भी डिपेंड नहीं करता। गॉसेस लॉ पढ़ी भी आपने। ए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यस दैट्स राइट, क्यू पे डिपेंड करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, the magnitude of electric field does not depend upon। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हुआ?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। जब भी कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इट मींस दे आर आस्किंग यू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड does not depend upon the distance from the charged particle, उस पर तो डिपेंड करता है, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेचर ऑफ द चार्जेस, ये क्या है, ये तो अजीब सी बात पूछी है, समझ नहीं आ रही। सी पे देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, तो कॉजिंग द फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कॉजिंग द फील्ड का मतलब सोर्स चार्ज, तो सोर्स चार्ज पे जो डिपेंड करता है, तो वापस जाना पड़ेगा। डी तो नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज का पता नहीं सही है बात या नहीं। तो नेचर ऑफ चार्जेस पे दोबारा गौर करते हैं। चार्जेस की नेचर का क्या मतलब हुआ? जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें चार्जेस की नेचर की बात हुई है कहीं? नहीं। चार्जेस की नेचर क्या होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्जेस? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो चाहे वो सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो, चाहे सोर्स चार्ज नेगेटिव हो, फील्ड की इंटेंसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंड नहीं करती। सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो या सोर्स चार्ज नेगेटिव हो, फील्ड की स्ट्रेंथ उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बी फॉर बॉय। नेचर पर डिपेंड, नेचर ऑफ चार्जेस पर डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 7, electric intensity of a given charge at any point is, अगेन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का सवाल है, वही इक्वेशन जहन में आ रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, नहीं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो आसान सवाल था। द करेक्ट आंसर इज डी, डी फॉर डॉक्टर, inversely proportional to square of distance from the source charge. Question number 8. A point charge is placed at the center of a spherical Gaussian surface. The sphere is replaced by a rectangular block of 1/10 of its volume. The electric flux will, तो अगर स्फीयर को हटा के रेक्टेंगुलर ब्लॉक रख दें और स्मॉलर सरफेस हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? न बढ़ेगा न कम होगा, बल्कि सेम रहेगा, विल नॉट चेंज। गॉसियन सरफेस से हिंट भी दे दी कि गॉसियन लॉ अप्लाई करनी है, तो गॉसियन लॉ के मुताबिक सरफेस का साइज फ्लक्स को चेंज नहीं करता। द करेक्ट आंसर इज ए। Question number 9. When the surface is perpendicular to a uniform electric field, surface is perpendicular to a uniform electric field. Surface is perpendicular to a uniform electric field. यानी indirectly ये कहें कि electric field is perpendicular to the surface. The angle between direction of electric intensity and area is. So when surface is perpendicular to electric field is perpendicular to surface, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया से क्या एंगल होगा? तो एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो जब इंटेंसिटी भी सरफेस के परपेंडिकुलर हो गई, तो इंटेंसिटी एरिया के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। समझ आई बात? सो द करेक्ट आंसर इज 0 डिग्री। तो व्हेन द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, the angle between electric intensity and the area हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो जब इंटेंसिटी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो इंटेंसिटी और एरिया आपस में पैरेलल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10. An electric field strength is most directly related to. अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू kinetic energy of charge, potential energy of test charge, force acting on a test charge, charge carried by a test charge. तो 4 चॉइसेस दी आपको, कौन सा सही लग रहा है? A, B, C, D. जी, C is the correct answer. Force acting on a test charge. ठीक है? क्यों? इक्वेशन F upon Q, सिंपल। बाकी तो सिर्फ घुमाया आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज। तो जो सुना ना हो, याद रखिए, वो वैसे भी गलत होगा।
एमसीक्यू में एक जनरल रूल ये जो सुना हुआ है वही सही होगा, जो सुना हुआ नहीं है उसे घुमाने के लिए दिया आपको, तो उसको पढ़कर घबराना नहीं, हाय अल्लाह तो मैं आता ही नहीं, वो है भी नहीं, वो आता ही की बात नहीं, वो है भी नहीं, वो सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, हाँ चार्ज कैरिड बाय टेस्ट चार्ज वो आपको पता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, A sphere of surface area 1.5 मीटर स्क्वायर। जी पहला सवाल है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है, और ऐसा होता है एमसीक्यूज जब भी आते हैं, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो आप 1 मिनट से कम टाइम में कर सकते हैं, 30 सेकंड में कर सकते हैं, और कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो 2 मिनट्स में करते हैं। तो जो 30 सेकंड वाला एमसीक्यू है, अगर आप उस पर 1 मिनट लगाते हुए आएंगे तो फिर ये वाले एमसीक्यू में फंस जाएंगे। तो जो 30 सेकंड वाला एमसीक्यू है उसे 30 सेकंड में कीजिए, और फिर ऐसे सवाल के लिए आपके पास थोड़ा टाइम होगा। आप स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया, has enclosed a net charge दे दिया of 8.85 माइक्रोकूलम यानी into 10 power -6। The electric intensity at the surface is, electric intensity भी दे दिया, अरे वाह बड़े अच्छे हैं, तो बहुत कुछ दे दिया इन्होंने, 10 into 10 power 5, एरिया भी दे दिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी दे दी, चार्ज इनक्लोज भी दे दिया, फॉलिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, थीटा भी दे दिया, इंटेंसिटी जब सरफेस के परपेंडिकुलर होती है तो थीटा 0 डिग्री होता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज, अब आपसे कहा है कि इसका आंसर बताइए। तो ये है एक अच्छा सवाल, इसका सही जवाब जो देगा उसने वाकई सही से सोचा हुआ है। सर आंसर अभी मत दिखाइएगा जी, जिनका ख्याल है ए, जिनका ख्याल है बी, सी या डी, 4 चॉइसेस हैं। वेयर इज द आवाम गोइंग, जनता क्या बोल रही है? 4 कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय गॉसेस लॉ। हाँ, स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया, स्क्वायर का मतलब क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप है, तो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय गॉसेस लॉ तो सही नहीं हुआ ना जी। देखिए इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, एक तरीका है ई मालूम है, डेल्टा ए मालूम है, थीटा मालूम है, तो एक बड़ी तादाद जो है हमारी फॉर्म की इस तरह सॉल्व करेगी, डेल्टा पाई ई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा या कॉस 0। लेकिन वो बड़ी तादाद ये भूल गई कि ये इक्वेशन अप्लाई होती है ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल सरफेस। वहां स्फीयर दिया हुआ है, वो भी 1.5 मीटर स्क्वायर एरिया का, इतना बड़ा एरिया है, तो उस पर तो ये इक्वेशन अप्लाई हो ही नहीं सकती। तो जब स्फीयर की बात आ जाए, क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप की बात आ जाए, प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो द ओनली इक्वेशन फॉर फ्लक्स इज द गॉसेस लॉ। तो इस इक्वेशन से जिसने सॉल्व किया उसने गलत किया। और अब और कीजिए कि इस सवाल में इतनी वैल्यू दी क्यों थी, यही चेक करने के लिए दी थी कि आप इस इक्वेशन पे जाते हैं या उस इक्वेशन पे जाते हैं। तो जो इस इक्वेशन पे गया वो गलत गया, वो भूल गया कि ये स्मॉल सरफेस पे अप्लाई होती है, और स्फीयर दिया है, क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप है, तो आपको गॉसेस लॉ अप्लाई करनी है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आगे आइए, कितना आसान है, देखने में कितना खौफनाक लग रहा है, हम कैसे करेंगे इतना मुश्किल, तो इतना आसान है। चार्ज की वैल्यू दे दी 8.85 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 पावर -12, तो ये तो हो गया वो क्या कैंसिल, 8.85 इसीलिए दिया था चार्ज ताकि इजीली कैलकुलेट कर लें आप। 10 पावर -12 ऊपर जाके 10 पावर +12 होता है, तो 10 पावर +12 और 10 पावर -6 जवाब बनेगा क्या, 10 पावर +6। आंसर इज सी, 10 पावर +6। अब जिन्होंने इसे ई डेल्टा ए से सॉल्व किया था उनका जवाब आएगा बी, विच इज रॉन्ग, इसलिए कि ई डेल्टा ए वाली इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी।
इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल सरफेस, ठीक है, इट्स अ स्फीयर जो सिर्फ गॉसेस लॉ से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चार चॉइसेस हैं, आर पाथ ऑफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, आर वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, cross each other in the region between 2 point charges, are always straight lines। चलिए एक एक करके करते हैं। स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होंगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन होंगी? नहीं, कर्व भी बनाए थे, याद है? तो कर्व लाइंस भी थी, वो जो दो चार्जेस बाहर मैग्नेट वाली फील्ड थी, कर्व लाइंस भी होती हैं। और टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो कर्व तो नहीं होगी। क्रॉस ईच अदर, नहीं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। पाथ ऑफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन एक गलती है। गलती क्या है? पाथ ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, यहाँ क्या लिखा है? नेगेटिव टेस्ट चार्ज। तो अब एक ही चॉइस बची, उस पर और भी कर लेते हैं। आर वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस, दैट्स द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, थोड़ा सा घुमा के दिया, वेक्टर्स इन द डायरेक्शन। अगर हम कहते थे इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आप खट से लिख लेते, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है, थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, थोड़ा सा घूमना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो डायरेक्ट अगर हलवा खिलाना था तो फिर इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी, लेकिन हलवा नहीं मिलता दुनिया में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 13, a certain physics textbook shows a region of space in which two electric field lines cross each other। तो किताब है फिजिक्स की, उसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। वी कंक्लूड दैट, अब इसकी क्या मतलब हो सकता है कि एटलीस्ट 2 पॉइंट चार्जेस आर प्रेजेंट, इसलिए क्रॉस कर रही हैं, या एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज प्रेजेंट। क्या कह रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखता है। ये मैं आप लोगों की जो दिलो दिमाग में आता होगा, ये मैं वो बोल रहा हूँ। Field points in two directions at the same place, और चौथा है the author made a mistake। तो interestingly your confidence you tell you कि जो आपने पढ़ा है वो हमेशा सही है, और अगर उसको किताब में भी लिखा है कुछ तो वो गलत हो सकता है। आपने पढ़ा है two electric lines of force never cross each other, और यहां हम कह रहे हैं कि किताब में फिजिक्स के दो लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस करती दिखाई गई हैं। तो अगर ऐसा है तो बाकी जो लिखा है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस, द ऑथर मेड अ मिस्टेक, द ऑथर मेड अ मिस्टेक, ऐसा हो नहीं सकता। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। द करेक्ट आंसर इज डी, डी फॉर डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 14, द रिलेशन F upon Q represents Coulomb's law, electric flux, electric field strength, none of the above। तो सही आंसर क्या है? C, F upon Q, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखिए ये एक ही तरह की बात डिफरेंट घुमा घुमा के पीछे पूछी गई है ताकि आप अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो इट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। द करेक्ट आंसर इज C। क्वेश्चन नंबर 15, magnitude of an electric field intensity at a point does not depend upon। देखिए ये does not बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी does है कभी does not है। नहीं डिपेंड करती किस पर? डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल, उस पर तो करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एक्सपीरियंसिंग द फील्ड, और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कॉजिंग द फील्ड। तो बी में दिया हुआ है टेस्ट चार्ज और सी में दिया हुआ है सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज पे तो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एक्सपीरियंसिंग, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो घुमा के दिया, टेस्ट चार्ज का नाम नहीं दिया, एक्सपीरियंसिंग द फील्ड, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज बी, बी फॉर बॉय। क्वेश्चन नंबर 16, a positively charged plate is positive because, एक प्लेट अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो क्यों है? बिकॉज इट गेन प्रोटॉन्स, इट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इट गेन प्रोटॉन्स एंड लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, या ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल। तो ये मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में समझाया था, आज दोबारा आप इस एमसीक्यू के बहाने समझ रहे हैं कि अगर किसी चीज पे चार्ज आता है
पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के जाने आने से आता है। प्रोटॉन चीज को नहीं छोड़ता। प्रोटॉन इज पार्ट ऑफ एटम, तो प्रोटॉन डज नॉट कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस। प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस से बाहर आ जाए तो उससे एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं, उसे फिजन और फ्यूजन रिएक्शन में ऐसा होता है। अदरवाइज कहीं पे भी जहां पे भी चार्ज मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द करेक्ट आंसर इज कि वो पॉजिटिव क्यों है, बी, बिकॉज इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, a point charge is an imaginary charge with, तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? तो चार चॉइसेस दिए हुए हैं, अब तो आपको याद हो गया होगा। पॉइंट चार्ज वो होता है which has negligible mass, so the correct answer is A. Question number 18, when a surface is held at an angle of 30 degree to a uniform electric field, okay, अब ये एक न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए आपको। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक सरफेस मौजूद है 30 डिग्री पर, तो एंगल किसके साथ दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का एंगल दिया है, एरिया का एंगल नहीं दिया है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का एंगल 30 डिग्री है, तो फिर एरिया के साथ एंगल कितना होगा? आपको बताया था प्रीवियस न्यूमेरिकल में 60 डिग्री। ठीक है, अगर सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल है तो एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे जो पिछली क्लास में बताए थे आपको। किसी को ना समझ आए तो अलग से मुझे मैसेज कीजिएगा, दोबारा समझा दूंगा। तो जब सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 30 डिग्री होता है तो एरिया के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री इज द एंगल। आपको क्या बताया हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताई हुई है 250 न्यूटन पर कूलम, और एरिया बताया हुआ है 0.1, तो 250 into 0.1 into cos 60 degree, तो 250 into 0.1 is 25। बताया कैलकुलेटर के सॉल्व होगा, 250 into 0.1 is 25, एग्री? और cos 60 डिग्री इज क्या? हाफ, यानी 0.5, तो 25 अपॉन हाफ इज इक्वल टू 12.5। देखिए क्या 12.5 चॉइस दी हुई है? यस, सो द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, E डेल्टा A cos थीटा से सॉल्व किया आपने, cos 60 डिग्री लिया क्योंकि एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस। आपको एंगल चाहिए बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया व्हिच इज 60 डिग्री, और एरिया गिवन है, इंटेंसिटी गिवन है, सो योर करेक्ट आंसर इज 12.5। क्वेश्चन नंबर 19, a test charge is an imaginary charge with, तो टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज होता है जिसकी क्या नेग्लिजिबल होता है? नेग्लिजिबल मास, नेग्लिजिबल साइज और नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको याद हो तो बताया गया था कि टेस्ट चार्ज वो होता है जो फील्ड को चेक करने आता है, लिहाजा अपनी फील्ड लाने की इजाजत नहीं है, वरना जो फील्ड है वो चेंज हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी फर्दर। तो हम टेस्ट चार्ज को इमेजिन करते हैं एक ऐसा चार्ज जिसकी अपनी नेग्लिजिबल फील्ड हो, जो ओरिजिनल फील्ड को अफेक्ट न करे। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बी फॉर बॉय, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 20, गॉसेस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, किस पे एप्लीकेबल नहीं है? उल्टा शुरू करते हैं। डी, अ क्लोज सरफेस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर तो अप्लाई करती है, ये तो गॉसियन सरफेस है। सी, अ क्यूब प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यूब पे अप्लाई होगी गॉसेस लॉ, क्यूब पर अप्लाई होगी, क्यूब पर। क्यूब क्या क्लोज सरफेस होता है? यस, ऑफ एनी शेप होता है, यस, सो क्यूब पर अप्लाई होगी, यस, सी इज करेक्ट। क्यूब पर भी अप्लाई होगी, सी इज नॉट द आंसर, मतलब सी पर एप्लीकेबल है, उन्होंने पूछा नॉट एप्लीकेबल। बी, स्फेरिकल सरफेस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर भी अप्लाई होती है। तो अब कौन रह गया? ए। अब ए में देखते हैं, ए में क्या कह रहे हैं? सरफेस ऑफ एनी शेप प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर भी अप्लाई होती है। गुड, ए में और डी में फर्क है। डी में क्लोज सरफेस की बात हो रही है, ए में आ सरफेस की बात हो रही है। तो आ सरफेस तो ओपन भी हो सकता है, और ओपन सरफेस पे गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं होती है। So not applicable on a surface of any shape. It has to be a closed surface. ठीक है? So A is the answer. Gauss's law is not applicable on a surface of any shape. It is applicable on a
closed surface of any shape. Question number 21. Two charges of 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are enclosed inside a spherical surface. एक स्फीयर के अंदर दो चार्जेस हैं, एक +10 और एक -10. The flux passing through the surface, okay, cannot be calculated by Gauss's law. क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? स्फीयर है तो बिल्कुल अप्लाई होगा. Will depend upon location of charges inside the sphere. No, Gauss's law कहती है लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. Will depend upon the radius of the sphere. No, साइज पे सरफेस के डिपेंड नहीं करेगा. Is zero. है जीरो क्यों होगा? दो चार्जेस हैं अंदर. Yes, नेट चार्ज कितना है? एक +10 और एक -10. तो नेट चार्ज हो गया जीरो. तो गॉसेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स हो गया जीरो. So the correct answer is B, boy. Question number 22. The density of electric lines of force determines the magnitude of. Okay, ये तो हलवा दिया था आपको जरा मूड अच्छा करने के लिए. B, electric intensity. Density of electric lines of force determines the magnitude of electric intensity. 23. When electric line of force is a dashed line, a dash to the curve at any point gives the direction of electric intensity at that point. तो अगर आपने नोट सही से याद किए और समझ के याद किए हैं तो आप इसको फौरन सॉल्व कर लेंगे. And when electric line of force is a curved line, a tangent to the curve at any point, so the answer is C. Okay. Question number 24. Gauss's law is stated as the total electric flux passing through a dash present in an electric field is equal to dash enclosed by the surface divided by permittivity of free space. Again, अगर Gauss's law की स्टेटमेंट आपने सही से याद की है तो आप इसे फौरन सॉल्व कर सकते हैं. सरफेस ऑफ एनी शेप नहीं, स्फीयर नहीं, क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप यस, और नेट चार्ज इनक्लोज एट द सेंटर होगा या खाली नेट चार्ज होगा. तो गॉसेस लॉ में खाली नेट चार्ज की बात हो रही है, लोकेशन की बात नहीं हो रही. तो द करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 25. Electric flux through a surface is defined as the dot product of electric intensity at the surface and length of the surface, breadth of the surface, vector area of the surface, volume of the surface. हमने तो इनमें से कुछ भी याद नहीं किया था. वॉल्यूम की तो बात ही नहीं हुई थी. वेक्टर एरिया है, ये क्या होता है? हाँ, एरिया ऑफ द सरफेस याद आ गया. यस, तो एरिया वेक्टर ही तो है. ठीक है, तो थोड़ा सा घुमाया सिर्फ. वेक्टर एरिया साथ में वेक्टर लगा दिया. एरिया ऑफ द सरफेस. द करेक्ट आंसर इज सी, इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ द सरफेस. ठीक है, तो ये थे जनाब आपके 25 आंसर्स. है कोई जिसका मूड बेहतर हुआ या सबको रोना आ रहा है? 25 में से 25 तो किसी के नहीं होंगे. 22 से ऊपर किस किस के? गुड. 22 से ऊपर काफी होंगे. और 20 से ऊपर स्टिल गुड. और 17 से ऊपर वेरी गुड. तो 17 से ऊपर इज गुड. ठीक है, और 14 एंड अबव इज ओके. लेकिन 14 से कम है का मतलब आपको अभी थोड़ी मेहनत की जरूरत है. ठीक है, लेस देन 14 मींस यू हैव टू वर्क हार्ड. जी जी पूछ ले. कौन कोई पूछ रहा है? वैस अली शाह. सॉरी जी, वैसा.
वैसा आप कुछ पूछ रहे हैं वैसा अली शाह? नहीं, चले। अच्छा, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशन हमें पढ़नी। तो जो गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे उसमें से पहली एप्लीकेशन हम कल पढ़ेंगे। तो पहली एप्लीकेशन हम कल पढ़ेंगे, उसके हवाले से 1-2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, वरना कल की क्लास में टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो वो 1-2 कॉन्सेप्ट्स हम आज डिस्कस कर लेते हैं। सिलेंडर का नाम सुना आपने? ठीक है, तो सिलेंडर आम जिंदगी में बहुत सुनते हैं आप, आजकल बहुत सुनने हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर और सीएनजी का सिलेंडर, गैस का सिलेंडर। तो सिलेंडर एक मैथमेटिकल टर्म है, एक ज्योमेट्रिकल शेप का नाम। घर में कभी देखा है सिलेंडर आपने, सीएनजी और ऑक्सीजन गैस के अलावा? कभी किचन में गए घर के? किचन में एक चीज होती है, तेल का डब्बा, ये कहलाता है सिलेंडर। और सिलेंडर की डेफिनेशन ये है कि इसके 3 सरफेसेस होते हैं। एक कर्व सरफेस होता है और 2 फ्लैट सरफेस होते हैं। ये फ्लैट है, यहां से भी फ्लैट है, और ये कर्व है, समझ रहे? तो 3 सरफेस होते हैं। द 2 एंड सरफेसेस आर फ्लैट सरफेसेस एंड 1 कर्व सरफेस। ये तीनों मिलकर सिलेंडर बनता है। और जो एंड सरफेस होते हैं, ये जो फ्लैट है और ये, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। ये देखिए, नजर आ रहा है? तो इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। तो ये जो एंड सरफेस होता है, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। ये था हमारा बड़ा सिलेंडर। अब थोड़ा छोटा सिलेंडर दिखा देते हैं, इसमें समझाना आसान होगा। ये भी एक सिलेंडर है, ठीक है? वैसे ये चीनी का डब्बा है, ब्राउन शुगर का, तो ये भी एक सिलेंडर है। घर पे क्लास होने का फायदा ये, चुपके से जाके किचन से कुछ भी चुरा ले। तो इसको देखिए, ये कर्व सरफेस है इसका, और ये इसका एंड सरफेस है एक, और ये एंड सरफेस है दूसरा। ये फ्लैट है, ठीक है? ये फ्लैट है। और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर। तो आप कहीं से भी सिलेंडर को काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन कैसा निकलेगा? ऐसा। काटने का मतलब समझिए कैसे काटेंगे। फर्ज कीजिए ये प्लेन केक है। प्लेन केक खाया कभी? बेकरी का जो प्लेन केक आता है ना, तो उसको काटते हैं ना, तो आप उसको प्लेन केक की तरह काटिए, तो हर जो पीस निकलेगा वैसा निकलेगा, सर्कुलर। तो दैट्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। तो एक सिलेंडर के 3 सरफेसेस होते हैं, एक कर्व सरफेस, 2 फ्लैट सरफेसेस। द फ्लैट सरफेसेस आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन जब भी काटेंगे तो वो ऐसे ही निकलेगा अंदर से। इन 3 सरफेसेस का अगर एरिया देखें तो इस हर सरफेस का एरिया उसके वो होता है, क्या होता है सुमामा? सैयद सुमामा साहब बताएंगे। जी सैयद सुमामा साहब अनम्यूट करके बताएंगे कि हर सरफेस का एरिया उसके क्या होता है। सोचिए क्या होता है जनाब, हर सरफेस के एरिया उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये एंड सरफेस है तो इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला एंड सरफेस है, इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर है, और कर्व सरफेस का एरिया उसके परपेंडिकुलर होगा। तो वो कैसे होगा? तो अगर आप इस जगह से देख रहे हैं तो यहां परपेंडिकुलर होगा, अगर यहां से देख रहे हैं तो यहां परपेंडिकुलर होगा, अगर यहां से देख रहे हैं तो यहां परपेंडिकुलर होगा, अगर यहां से देख रहे हैं
तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा। तो कर्व सरफेस का एरिया उसके परपेंडिकुलर होगा, फ्लैट सरफेस का एरिया उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये चार बातें आज की इस सिलेंडर के बारे में याद रखनी है। सिलेंडर इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर, इट्स अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर, इट्स अ क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, बंद है, इसके अंदर चीनी बंद है, उसके अंदर तेल बंद है, तो इट्स अ क्लोज सरफेस। दो एंड सरफेसेस होती हैं, एक कर्व सरफेस होता है, एंड सरफेसेस फ्लैट होती हैं, कर्व सरफेस कर्व्ड होता है और इनका एरिया इनके परपेंडिकुलर होता है। एंड सरफेस का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, सिलेंडर को जहां से भी काटेंगे क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर निकलेगा। ये चंद पॉइंट्स हैं जो ज्योमेट्रिकली आपको सिलेंडर के बारे में पता होनी चाहिए। दूसरी बात, डेंसिटी। इस पे हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था, आज दोबारा डिस्कस करेंगे। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज, बचपन से जो आप सुनते आ रहे हैं वो कुछ और था। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हमने आपको बताया कि ये भी डेंसिटी है लेकिन ये वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनीथिंग डिवाइडेड बाय साइज। और साइज तीन तरह का होता है, अगर 1 डायमेंशन में नापे तो लेंथ कहलाता है, अगर 2 डायमेंशन में नापे तो एरिया कहलाता है, अगर 3 डायमेंशन में नापे तो वॉल्यूम कहलाता है। तो अगर एनीथिंग को लेंथ से डिवाइड किया तो लीनियर डेंसिटी, अगर एनीथिंग को एरिया से डिवाइड किया तो सुपरफिशियल डेंसिटी, और अगर एनीथिंग को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो क्यूबिकल डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। तो जब मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वो क्यूबिकल मास डेंसिटी कहलाती है या वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी कहलाती है। तो पहली बात समझ लीजिए, डेंसिटी डिनोमिनेटर के लिहाज से 3 टाइप्स की होती है। इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी सुपरफिशियल, इट कैन बी वॉल्यूमेट्रिक। लेंथ से डिवाइड करेंगे लीनियर डेंसिटी, एरिया से डिवाइड करेंगे सुपरफिशियल डेंसिटी, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। और आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में लीनियर मास डेंसिटी पढ़ी है, मास अपॉन लेंथ, जिसे म्यू कहते हैं स्टेशनरी वेव्स में या वेव्स में, जहां पे आपको उसका वायर की डेंसिटी निकालनी थी। तो वायर का वॉल्यूम नहीं हो सकता, सिर्फ लेंथ हो सकती है, वो 1 डायमेंशन में होता है, लिहाजा मास अपॉन लेंथ लीनियर मास डेंसिटी लेते हैं। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज anything divided by size, and size can be length, size can be area, size can be volume. So density is of 3 types. न्यूमरेटर पे जाइए तो डेंसिटी की कितनी टाइप्स हो सकती है? इनफाइनाइट। एनीथिंग मींस एनीथिंग। तो न्यूमरेटर में जो रख देंगे उसी की डेंसिटी, मास रख देंगे तो मास डेंसिटी, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स रख देंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी। इसी तरीके से चार्ज डेंसिटी होती है। तो चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से जाहिर करते, अगर आपके पास एक शीट है और उस पे चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, if you have a sheet of charge on which charges are uniformly distributed, तो इस शीट पर चार्ज डेंसिटी निकालनी है मुझे, सिग्मा। तो इस शीट पर चार्ज डेंसिटी कैसे आएगी? तो चार्ज डेंसिटी, तो पहली बात शीट है, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसका वो नहीं हो सकता, शीट है, सरफेस है, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसका वो नहीं हो सकता, क्या? वॉल्यूम। तो इसका क्या होगा? एरिया। तो डिनोमिनेटर में साइज में आएगा एरिया, और चार्ज की डेंसिटी है, लिहाजा न्यूमरेटर में आएगा चार्ज। तो चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हुआ चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो जब भी आपको किसी भी सरफेस की चार्ज डेंसिटी निकालनी है, मास डेंसिटी का मतलब मास अपॉन एरिया या मास अपॉन वॉल्यूम, और चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस। तो जब भी किसी सरफेस की चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट की जाएगी तो फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन A चार्ज अपॉन एरिया।
सही। तो ये 2 पॉइंट्स मैं आपको आज दे रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कल की क्लास में ये दोनों पॉइंट्स बहुत जरूरी इस्तेमाल होंगे। पहला सिलेंडर और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, 3 सरफेसेस, एक कर्व सरफेस, 2 फ्लैट सरफेसेस, एंड सरफेसेस। दूसरा डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन एरिया। किसी भी सरफेस पे मौजूद चार्जेस की डेंसिटी बराबर होगी टोटल चार्जेस ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। टोटल चार्जेस ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, सो दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। Any questions? No queries? चलिए, गुड लक। इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉसेस।